चुड़ैल की भूतिया रोटी। गांव से शहर जाने के बीच एक लंबा सुनसान रास्ता था। उस रास्ते में एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो अपना पेट पालने के लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन मनोहर नाम का एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे जोरों की भूख लगने लगी। फिर उसकी नजर उस झोपड़ी पर गई। वो तुरंत झोपड़ी के पास गया तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। मनोहर को देख बूढ़ी औरत बोली, आओ बेटा, लगता है तुम बहुत भूखे हो। बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती हूँ। हाँ माँ, भूख तो मुझे बड़े जोरों की लगी है। तुम चारपाई पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी लाती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने एक प्लेट पर गर्मा गर्म रोटी और सब्जी परोसा। खाना खाकर खुश होते हुए मनोहर बोला, अरे वाह अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है। मुझे घर की याद आ गई। अच्छा अम्मा, मैं अब काफी थक गया हूँ। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ सो सकता हूँ? सो जाओ बेटा, अपना ही घर समझो। मनोहर के गहरी नींद में सोते ही बूढ़ी औरत अपने असली रूप यानी चुड़ैल रूप में आ गई। एक और मुर्गा मेरे जाल में फंस गया। मेरी भूतिया रोटी खाई है तूने। बस कुछ ही देर में ये रोटियां तेरे शरीर में बहते खून में मिल जाएगी और फिर तुझे ना चाहते हुए भी यहाँ वापस आना पड़ेगा। कुछ घंटे सोने के बाद जब मनोहर की नींद खुली तो चुड़ैल वापस अम्मा के रूप में बदल गई। अच्छा अम्मा, ये लीजिए पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, आते रहना। मनोहर के जाते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल रूप में आकर हंसते हुए बोली, तुझे 1 महीने बाद यहाँ आना ही पड़ेगा। तूने मेरी भूतिया रोटी जो खाई है। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को वो चुड़ैल अम्मा के रूप में अपनी भूतिया रोटी खिलाया करती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक सुबह मनोहर, जो कि चुड़ैल के हाथों की भूतिया रोटी खाकर आया था, वो बोला, मेरा पेट, भूख के मारे मेरा पेट बहुत दुख रहा है। क्या खाऊं मैं? ऐसा कहकर मनोहर बिस्तर से उठा और तुरंत किचन में जाकर रात का बचा हुआ खाना खाने लगा। लेकिन खाना खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अरे, मेरे पेट को क्या हो गया? मेरी तो भूख ही नहीं मिट रही। खाने के बाद भी मुझे भूख लगती ही जा रही है। अब मैं क्या खाऊं? उसके बाद मनोहर ने पास वाले होटल में जाकर पेट भर खाना खाया, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटी। इतना बढ़िया खाना खाने के बाद भी मेरा मन बूढ़ी अम्मा के हाथ की गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खाने का कर रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है। उसके बाद मनोहर मजबूर होकर बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में जा पहुंचा और बूढ़ी औरत को पुकारने लगा, अम्मा, ओ अम्मा, आप किधर हो? जल्दी बाहर आओ। तभी बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर आई और बोली, हाँ बेटा, मैं इधर हूँ। बोलो, क्या बात है? अम्मा, बहुत भूख लग रहा है। जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। फिर बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जल्दी से भूतिया रोटी सेक कर गर्मा गर्म उसे परोसा। मनोहर को भूख इतनी लगी थी कि वो कई सारी रोटियां खा गया। भूतिया रोटियां खाने के बाद मनोहर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और बूढ़ी औरत के कदमों में बैठ गया। उसके बाद बूढ़ी औरत अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई। सुन आदमी, आज से तू मेरा गुलाम है। खड़ा हो और मेरे पीछे पीछे आ। चुड़ैल के इतना कहते ही मनोहर उसके पीछे पीछे चलने लगा। झोपड़ी के अंदर से एक खुफिया रास्ता था जो जंगल में पहुंचता था। चुड़ैल उसे जंगल में ले गई। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा।
ये कहते हुए चुड़ैल मनोहर का सर धड़ से अलग कर उसे खा गई। इस तरह चुड़ैल सभी लोगों को भूतिया रोटी खिलाकर अपना शिकार बनाने लगी। फिर एक दिन, आज तो अमावस्या है, आज तो मुझे एक इंसान की बलि देनी है। चुड़ैल इतना कह ही रही थी कि तभी 2-3 आदमी उसकी झोपड़ी में खाना खाने आ पहुँचे, जो 1 महीना पहले उसके पास खाना खाकर गए थे। फिर चुड़ैल ने उन्हें भी अपनी भूतिया रोटियां परोसी। रोटियां खाने के बाद वो लोग भी चुड़ैल के कदमों में बैठ गए। फिर चुड़ैल उन लोगों को लेकर जंगल जा पहुंची। मेरी भूतिया रोटियां कितनी कमाल की है, अब मुझे फटाफट पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिर चुड़ैल उन लोगों को बलि देने के लिए जमीन पर बैठ गई। पूजा करना शुरू कर दिया। ओ मेरी चुड़ैलो, उस दुनिया से आज इस दुनिया में आ जाओ। आज अमावस की रात है, हमारे लिए कितनी खास होती है। आओ, जल्दी आओ। चुड़ैल के इतना कहते ही आसमान से कुछ चुड़ैलें जमीन पर उतरने लगी। तभी उनमें से एक चुड़ैल बोली, क्या बात है, तूने तो इंसानों की फौज ही लगा दी आज। सब मेरी भूतिया रोटी का कमाल है। चलो अब जल्दी से पूजा खत्म करके इंसानों की बलि चढ़ाते हैं, समय कम रह गया है। तभी इत्तिफाक से उसी रात गांव का मुखिया जंगल से गुजर रहा था। मुखिया ने ये सारी घटना चुपके से देख लिया। इधर सब चुड़ैल मिलकर उन लोगों की बलि देकर उनका खून पीने लगी। अरे बाप रे, चुड़ैल, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर घर पहुँचकर मुखिया डरते हुए बोला, आखिर ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? गांव का मुखिया होने के नाते मुझे कुछ करना होगा। मुझे लोगों को इस मुसीबत से बचाना होगा, पर कैसे? इधर चुड़ैल अपनी भूतिया रोटियां खिलाकर आए दिन लोगों का शिकार कर रही थी। एक दिन मुखिया बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा झोपड़ी में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों है? चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। ऐसा सोचकर मुखिया छुपकर देखने लगा। मुखिया ने देखा वहाँ आए लोग एक एक कर भूतिया रोटी खाकर सर झुकाकर जमीन पर बैठ रहे थे। क्या बात है, आज तो मुझे ढेर सारे इंसानों का खून पीने को मिलेगा। मेरी भूतिया रोटियों ने तो कमाल कर दिया। बूढ़ी औरत को चुड़ैल में बदलता हुआ देख मुखिया हैरानी से बोला, अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसे मैंने जंगल में देखा था। इसका मतलब ये बूढ़ी औरत का भेष बदलकर इतने दिनों से भोले भाले लोगों को रोटी सब्जी खिलाकर अपना शिकार बना रही है। मुझे कुछ तो जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए मुखिया गांव की तरफ दौड़ा। तभी रास्ते में उसे शंकर नाम का एक आदमी मिला, जो कि उसी गांव में रहता था। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप इतना पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? क्या हुआ बताइए। देखो शंकर, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना। फिर मुखिया शंकर को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शंकर ने कहा, क्या का मुखिया जी, चुड़ैल वो भी यहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भोले भाले लोग चुड़ैल की भूतिया रोटी खाकर उसके जाल में फंसे जा रहे हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। तो फिर मुखिया जी, हम बिना देर किए पहाड़ी वाले बाबा के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर मुखिया और शंकर दोनों पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँचे। मुखिया ने बाबा को विस्तार से चुड़ैल के बारे में सारी बात बताई। तुम लोग चिंता मत करो, बुराई कभी जीत नहीं सकती, इसका तोड़ जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें जान को भी खतरा है। बाबा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज है गांव के लोगों की जान बचाना। अब बस मुझे बताइए करना क्या होगा। मुखिया की बात सुनकर बाबा ने मुस्कुराते हुए चुड़ैल को खत्म करने का तोड़ बताया। चलिए मुखिया जी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी से।
मुखिया और शंकर रात होने पर चुड़ैल की झोपड़ी में गए। चुड़ैल तब गहरी नींद में सो रही थी। फिर मुखिया और शंकर दोनों ने मिलकर चुपके से झोपड़ी के बीच एक खंभा गाड़ दिया। फिर जिस आटे से चुड़ैल रोटियां बनाती थी, उस आटे में बाबा की दी हुई पुड़िया मिला दी। फिर दोनों उल्टे पांव घर वापस आ गए। मुखिया जी, बस अब सुबह होने की देरी है। भगवान करे जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। जरूर होगा मुखिया जी, अच्छी नियत से किया गया काम जरूर सफल होता है। फिर अगली सुबह हो गई। ग्राहक आते ही होंगे, जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत यानी चुड़ैल आटा गूंदने जा ही रही थी कि तभी वो उसी खम्बे से टकरा गई। उफ, ये खम्बा यहाँ कहाँ से आ गया? कल तक तो यहाँ नहीं था। बूढ़ी औरत यानी चुड़ैल ये कह ही रही थी कि तभी शंकर ग्राहक बनकर वहाँ आ पहुँचा। अरे अम्मा, खाना तो खिला दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी लेकर आती हूँ। चुड़ैल खुश होते हुए रसोई में गई और कुछ ही देर में गर्मा गर्म रोटी और सब्जी शंकर के लिए ले आई। तभी शंकर बोला, आज मेरा जन्मदिन है अम्मा, और आज मैं अपने हाथों से आपको भी खाना खिलाऊंगा। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अम्मा तुम ही हम जैसे गरीब लोगों का पेट भरती हो, इसलिए खाने से मना मत करना। मनोहर की बात सुन चुड़ैल मन ही मन बोली, अगर मैंने रोटी नहीं खाई तो इससे मुझ पर शक हो जाएगा। अम्मा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, लाओ मैं तुम्हारे हाथ से रोटी खा लेती हूँ। रोटी खाती ही बूढ़ी औरत अपने असली चुड़ैल रूप में वापस आ गई। अच्छा, तो ये है तुम्हारी असलियत। ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा असली रूप देख लिया है, अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा। इतने में वहाँ गांव का मुखिया भी वहाँ आ पहुँचा। चुड़ैल, अब तू जिंदा नहीं बचेगी, अब तेरा और तेरी भूतिया रोटियों का खेल खत्म। इतना कहकर मुखिया और शंकर दोनों ने मिलकर चुड़ैल को खम्बे की ओर धकेल दिया। वो खम्बा पहाड़ी वाले बाबा के सिद्धि ताकतों से पवित्र करके लाया गया था, और रोटियों में मिली भस्म से चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर हो गई और वो हमेशा के लिए उसी खम्बे में कैद हो गई। इस तरह चुड़ैल और उसकी भूतिया रोटियों के आतंक से गांव आजाद हो गया। खून पीने वाली चुड़ैल टीचर। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल फिर से खुला, साक्षी अपने क्लास में गई। सभी बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि आज उनकी क्लास में एक नई टीचर आ रही है। सभी बच्चे नई टीचर के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है प्राची, हमारी नई टीचर कैसी होगी? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे स्ट्रिक्ट टीचर से बहुत डर लगता है। तभी क्लास में नई टीचर, जिसका नाम माया था, दाखिल हुई। वो लंबी और गोरी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखते ही क्लास में एकदम सन्नाटा हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम मिस माया है और मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से सब अपनी नोटबुक निकालो। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जिन्हें घर से सॉल्व करके तुम्हें कल लाना होगा, और जो कल होमवर्क नहीं करके लाए तो मैं उन बच्चों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दूंगी। इस तरह नई टीचर माया ने पहले ही दिन बच्चों को ढेर सारा होमवर्क दिया। तभी प्राची धीरे से अपनी सहेली साक्षी से बोली, ये नई टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं कैसे करूँगी इतना सारा होमवर्क? हमें कुछ भी करके ये करना पड़ेगा, वरना वो हमें सजा देगी। कुछ ही दिनों बाद बच्चों ने महसूस किया कि नई टीचर माया कुछ अजीब है। वे हर समय काले कपड़े पहनती थी और उसके नाखून बेहद लंबे थे। एक दिन क्लास में पारुल ने अपनी उंगली काट ली। तभी क्लास टीचर माया तुरंत पारुल के पास पहुंची और उसकी उंगली में लगे खून को अजीब नजरों से देखने लगी। मैम, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जल्दी से उंगली में पट्टी बांध लो, खून रुक जाएगा, मैं अभी आई। इतना बोलकर माया क्लासरूम से बाहर चली गई। प्राची और साक्षी को ये सब देख बड़ा अजीब लगा। एक दिन क्लास में अजीब घटना घटी। लंच ब्रेक में सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी क्लास में टीचर माया एक लाल रंग की किताब से कुछ मंत्र पढ़ रही थी।
तभी अचानक उसके हाथ में खून से भरा हुआ गिलास आ गया और उसने खून से भरा हुआ गिलास पी लिया। ये सब नजारा चुपके से साक्षी ने देख लिया। वो बुरी तरह डर गई और वो तुरंत अपनी सहेलियों के पास गई। प्राची, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ साक्षी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो नई टीचर खून पीती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा टीचर माया को खून पीते हुए। मुझे तो तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। लगता है तुमने कल हॉरर मूवी देखी होगी, तभी हमें डराने के लिए ऐसी बातें कर रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। प्राची, चलो मेरे साथ। पारुल, तुम भी चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो टीचर माया की सच्चाई। साक्षी प्राची और पारुल के साथ दबे पांव क्लासरूम की खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। हाँ यार, ये तो सचमुच खून पी रही है। मुझे तो ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। जरा धीरे बोलो, अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल से बाहर निकलते ही प्राची, साक्षी और पारुल आपस में बातें करने लगे। हमें माया टीचर की सच्चाई का पता लगाना होगा। आखिर ये है कौन? पर कैसे? हम कल से टीचर माया पर नजर रखेंगे। अगले दिन से साक्षी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर टीचर माया पर नजर रखने लगी। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे स्कूल के बच्चे भी गायब होने लगे। पूरे स्कूल में इस बात से हड़कंप मच गया कि आखिर स्कूल से बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मधुरिमा भी चिंता में पड़ गई। आखिर हमारे स्कूल से बच्चे एक एक कर गायब कैसे हो रहे हैं? मुझे खुद ही सच्चाई का पता लगाना होगा। कहीं कोई स्कूल का नाम खराब करने के लिए साजिश तो नहीं रच रहा। वहीं दूसरी ओर साक्षी और प्राची आपस में बातें कर रही थी। मैं 100% श्योर हूँ, होना हो बच्चों के गायब होने के पीछे टीचर माया का हाथ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अभी तक हम टीचर माया की सच्चाई जान नहीं पाए। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम आज रात मैडम माया के घर चलकर उस पर नजर रखें तो? इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। रात को साक्षी और प्राची दोनों मिलकर प्लान के मुताबिक मैडम माया के घर जा पहुँचे और छुपकर उस पर नजर रखने लगे। तभी रात के 12 बजते ही माया के कमरे की लाइट जली। उसने वही लाल किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी वो एक भयानक चुड़ैल में बदलकर खून पीने लगी। हा 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 हा, मुझे और खून चाहिए। अगली पूर्णिमा तक मुझे और 5 बच्चों का गर्मा गर्म खून लाना होगा, तभी मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। साक्षी और प्राची दोनों चुड़ैल माया का असली रूप और उसकी बातें सुनकर डर गए, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। प्राची, हमें चुड़ैल का खात्मा करना होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो स्कूल के बाकी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। अब तुम ही कुछ सोचो कि इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएं? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस चुड़ैल की लाल किताब चुरा ले? मुझे लगता है चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इस लाल किताब में हैं। जब चुड़ैल माया सो गई, तब साक्षी दबे पांव कमरे में दाखिल होकर लाल किताब चुरा ली और दोनों वहाँ से भागने में कामयाब रही। साक्षी, तुमने चुड़ैल की लाल किताब तो चुरा ली, लेकिन आगे करना क्या है? आगे वो तो मुझे भी नहीं पता। अभी यहाँ से चलते हैं और ये लाल किताब हमें कहीं छुपा कर रखना होगा। कल सोचेंगे आगे क्या करना है। साक्षी ने चुड़ैल की लाल किताब घर जाकर जल्दबाजी में अपने स्कूल बैग में छुपाकर रख ली और चुपचाप जाकर सो गई। वहीं दूसरी ओर माया चुड़ैल को जब अपनी लाल किताब गायब होने की भनक लगी तो वो बुरी तरह बौखला गई। मेरी लाल किताब चुराने की हिम्मत किसने की? मैं उसका खून पी जाऊंगी। एक बार बस मुझे मालूम पड़ जाए आखिर वो कौन है। अगली सुबह माया चुड़ैल वापस टीचर का रूप लेकर स्कूल पहुंची। वहीं क्लासरूम में साक्षी और प्राची आपस में बातें कर रहे थे। यार साक्षी, अब आगे क्या करना है? वही मैं भी सोच रही हूँ। इतने में टीचर माया क्लासरूम में दाखिल हुई। स्टूडेंट्स, कल जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था सब बच्चे करके लाए हो? चलो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो, मुझे चेक करना है कि कौन बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया। सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालने लगे। साक्षी ने भी जैसे ही बैग से अपनी नोटबुक निकाली,
तभी बैग में रखी हुई लाल किताब बाहर आ गिरी। ओह माय गॉड, लाल किताब! जल्दी से बैग में रख लेती हूँ, चुड़ैल की नजर पड़ गई तो मेरा खून पी जाएगी। इससे पहले कि साक्षी लाल किताब को अपने बैग में रख पाती, माया की नजर उस पर पड़ गई। अच्छा, तो मेरी लाल किताब इस लड़की ने चुराई है। रुको, ये लाल किताब मुझे दो। पर मैडम जी, ये किताब तो मेरी है। एक तो मेरी किताब चुराती हो, ऊपर से अपनी बता रही हो। नो मैडम, ये किताब मेरी है, मैं कल ही से मार्केट से खरीद कर लाई थी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये कहते हुए टीचर माया गुस्से में लाल हो गई। तभी साक्षी की सहेली प्राची बोली, साक्षी, तुम मैडम की बात क्यों नहीं मान रही? दे दो उनकी किताब। पर अच्छा ठीक है, ये लीजिए मैडम। टीचर माया ने खुश होते हुए लाल किताब अपने पर्स में रख लिया। इस लड़की को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी। अगर मैंने यहाँ कुछ किया तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। इतना कहकर माया स्टाफ रूम में चली गई। वहीं साक्षी दुखी होते हुए प्राची से बोली, इतनी मुश्किल से लाल किताब हासिल किया था, अब क्या करेंगे हम? हमारा प्लान फेल हो गया। यार, हमारा प्लान फेल नहीं हुआ। मतलब? ये देखो लाल किताब। तुम्हारे पास लाल किताब कहाँ से आई? मैंने सुबह तुम्हारे बैग में से लाल किताब निकालकर अपनी परियों की कहानी वाली लाल किताब में बदल दी थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया प्राची। लेकिन जब चुड़ैल को पता चलेगा तो वो बुरी तरह बौखला जाएगी। इससे पहले कि वो अगला कदम उठाए, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें लगता है कि हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, वरना खून पीने वाले चुड़ैल टीचर पूर्णिमा की रात और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन हमारे पास उसकी ये लाल किताब है ना, इस लाल किताब की मदद से हम उस चुड़ैल को हरा सकते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी स्कूल की प्रिंसिपल मधुरिमा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। खून पीने वाली चुड़ैल टीचर, ये तुम क्या कह रही हो? प्रिंसिपल मैडम, आप वो मैडम। साक्षी, हमें प्रिंसिपल मैडम को सब सच बता देना चाहिए। बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? प्रिंसिपल मैडम, टीचर माया एक खून पीने वाली चुड़ैल है। वही स्कूल के बच्चों को गायब कर रही है। वो बच्चों को मारकर उनका खून पीकर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहती है। ये कहते हुए साक्षी ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताई। हमें जल्दी उस चुड़ैल को खत्म करना होगा, नहीं तो वो और मासूम बच्चों की जान ले लेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैल को मार सकते हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम दोनों कैसे भी करके माया चुड़ैल को लेकर स्कूल के पीछे मंदिर वाली पहाड़ी के पास लेकर आ जाओ। मैं बाबा को लेकर वहीं मिलूंगी, क्योंकि यहाँ स्कूल में बाकी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। डोंट वरी प्रिंसिपल मैडम, हम माया चुड़ैल को लेकर आ जाएंगे। प्रिंसिपल मधुरिमा बाबा को लेने तुरंत रवाना हुई। तभी प्राची बोली, साक्षी, हम उस चुड़ैल को मंदिर वाली पहाड़ी के पास कैसे लेकर जाएंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, बस तो मेरा साथ देना। थोड़ी देर बाद दोनों स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर बातें करने लगी। यार साक्षी, तुमने टीचर माया को क्या बेवकूफ बनाया। असली लाल किताब के बदले नकली किताब थमा दी। तुम असली लाल किताब का करोगी क्या? मैं दुनिया की पावरफुल इंसान बनना चाहती हूँ। उसमें जरूर ऐसे जादुई मंत्र होंगे जिसे पढ़ते ही मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। लेकिन वो लाल किताब है कहाँ? मैंने लाल किताब को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहाँ वो माया चुड़ैल ढूंढ ही नहीं पाएगी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगी। दोनों की बातें स्टाफ रूम में बैठी माया चुड़ैल ने सुन ली। ये दोनों बेवकूफ लड़कियां अपने आप को ज्यादा चालाक समझती हैं। सबसे पहले इनसे अपनी लाल किताब हासिल कर इन दोनों को ही मार कर इनका खून पी जाऊंगी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद प्लान के मुताबिक साक्षी और प्राची मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी की ओर जाने लगे। माया चुड़ैल भी उनका पीछा करते हुए वहां जा पहुंची। हा हा हा, तुम दोनों को क्या लगा कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता नहीं चलेगा? अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे पास तुम्हारी लाल किताब है। जल्दी से मेरी लाल किताब मुझे वापस दे, वरना अच्छा नहीं होगा। साक्षी, जल्दी कुछ करो वरना चुड़ैल हमें मार डालेगी। तभी साक्षी तुरंत लाल किताब को जलाने लगी, लेकिन लाल किताब जली नहीं। अरे ये क्या, लाल किताब को तो कुछ नहीं हुआ। ये जादुई लाल किताब है, इतनी आसानी से नहीं जलने वाली। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए माया चुड़ैल प्राची और साक्षी की ओर बढ़ी।
इससे पहले कि वो उन दोनों को नुकसान पहुंचा पाती। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मधुरिमा बाबा को लेकर वहाँ आ पहुँची। बाबा ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़कर लाल किताब के ऊपर गंगा जल छिड़का। इतने में लाल किताब जलने लगी। नहीं, मेरी लाल किताब। लाल किताब जलते ही चुड़ैल माया का शरीर भी जलने लगा और देखते ही देखते चुड़ैल माया का शरीर जलकर राख के ढेर में बदल गया। इस तरह खून पीने वाली टीचर चुड़ैल का अंत हुआ। उसके बाद स्कूल में एक नई और अच्छी टीचर की नियुक्ति की। सभी बच्चों ने राहत की सांस ली और उनका पढ़ाई का माहौल फिर से सामान्य हो गया। इस कहानी ने बच्चों को ये सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अजीब घटना के बारे में बड़ों को बताना चाहिए। सच्चाई की जीत हमेशा होती है और हमें साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए।